मॉर्निंग छात्रों, ये रिमोट कंट्रोल की सामान्य जानकारी और टेलीविज़न बूस्टर और केबल टेलीविज़न, ये आप अक्सर जानते हैं। टेलीविज़न बूस्टर तो आप समझ ही रहे हैं कि टेलीविज़न में जो एंटीना के बाद इसको लगाया जाता है फीडर तार के साथ। और ये बूस्टर मैंने आपको बताया ये कि बूस्टर आप लोग पीते भी हैं, तो उसी तरह से ये बूस्टर जो है सिग्नल को बूस्ट करता है, एम्पलीफाइड कर देता है, ताकि टेलीविज़न में जो भी सिग्नल अगर एंटीना से कमज़ोर आ रहा है तो आपको सही मिले। और केबल टेलीविज़न तो आजकल घर घर लगा हुआ है। इसके बारे में आइए देखते हैं क्या है। रिमोट कंट्रोल का पर एक थोड़ा सा आता है आपको टिप्पणी लिखने के लिए। तो टेलीविज़न रिसीवर में कुछ विशेष सर्किट अलग से लगा दी जाती हैं, जो आमतौर पर साधारण सर्किटों द्वारा नहीं किया जाता। विशेष सर्किट इसलिए लगाई जाती है कि ये रिमोट कंट्रोल सर्किट जिसे आप कहें, जिसकी सहायता से हम जो है दूर से ही टेलीविज़न को आसानी से देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है ऐसे ऐसे प्रावधान भी रहते हैं जो टीवी के अंदर रहते हैं, वही आपके रिमोट के अंदर रहते हैं, जैसे ट्यूनिंग करना, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल करना, साउंड वॉल्यूम को सही करना, और चैनल को पकड़ाना डिफरेंट लोकेशन पर फ्रीक्वेंसी वाले। और इस तरह के सर्किट इसके अंदर रहते हैं, और इसमें बहुत सूक्ष्म सर्किट होती है। और रिमोट कंट्रोल का अगर आप रिसीवर जो है थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में आप इसको समझाना चाहें तो बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि रिमोट ट्रांसमिटिंग बॉक्स होता है जिसे हम बॉन्जर कहते हैं, और ये माइक्रोफोन इसका रहता है, जो रिसीवर ट्रांसड्यूसर सर्किट इसके साथ रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट रहती है, और जो ट्यूनर को जाती है, कंट्रोल को जाती है, वॉल्यूम को जाती है। तो ये प्राइमरी 3 ही सेक्शन होते हैं, 1, 2, 3। तो इसको आप अगर बना देते हैं तो ये आपका रिमोट कंट्रोल का रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम भी आपका हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा लिखना अगर आप चाहें तो आराम से लिख सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल द्वारा रिसीवर से दूर बैठ के इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कलर को कम ज़्यादा किया जा सकता है। और रिमोट ट्रांसमिटिंग बॉक्स होता है, अलग से एक इसका बॉक्स भी लगाया जाता है जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करते हैं। आप केबल टीवी में देखा होगा आपने। और उसमें माइक्रोफोन में रहता है, उसमें रिसीवर ट्रांसड्यूसर सर्किट होती है और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है। तो ट्रांसमिटिंग यूनिट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्सर्जित होती है, और इसकी आवृत्ति लगभग 40 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। और ये पिकअप ट्रांसड्यूसर भी यहाँ ये भी प्रचलित है, जो एक पियाजो वैद्युत माइक्रोफोन होता है, और इसकी भी 40 किलोहर्ट्ज़ तक की आवृत्ति रहती है। और कंट्रोल आवृत्तियाँ अक्सर पूछ देता है कि कंट्रोल आवृत्ति कहाँ कितनी होती है, तो 37 किलोहर्ट्ज़ से 44 किलोहर्ट्ज़ तक। तो वॉल्यूम के लिए 37, और चैनल के लिए 41 किलोहर्ट्ज़, और वॉल्यूम के लिए 43। तो मतलब 37 से 44 किलोहर्ट्ज़ के बीच में कंट्रोल रिमोट कंट्रोल से आपको लिया जाता है, जिसमें ब्राइटनेस कंट्रोल और एजीसी सर्किट का भी प्रयोग होता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। और उसके बाद बॉन्जर जो होता है अनेक आवृत्तियों को यांत्रिक रूप से उत्पन्न करने के लिए इसमें कंपल्सिंग छड़ें उपयोग की जाते हैं। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, इसमें इलेक्ट्रिकल नहीं है रहता है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जानते ही हैं आप, इसमें लाउड स्पीकर रहता है, और ट्रांजिस्टर अल्ट्रासोनिक तरंगे रहती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को उत्पन्न करती हैं। इसके द्वारा ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक तरंगों को उत्पन्न करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बॉन्जर का रिमोट में क्या उपयोग है ये समझ लीजिए कि अनेक आवृत्तियाँ यांत्रिक रूप से उत्पन्न करने के लिए बॉन्जर आप प्रयोग करते हैं। और इसका रिसीवर का अगर आप देखें तो मुख्य ब्लॉक आपका वही आएगा, मेन रूप से जो है फंक्शनल रिले आपके रहेंगे, चैनल आएगा, और वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम डाउन अप और डाउन। तो ये आपका इसके कंट्रोल पोटेंशियोमीटर के साथ जुड़ा रहता है ये दोनों, और इसके साथ जो है चैनल का जुड़ा रहता है। अगर इतना भी सर्किट आप बनाते हैं तो ये आपका होता है, और सबके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो चैनल के लिए 41 है, वॉल्यूम अभी ऊपर बताया आपको हमने यहाँ पर, तो चैनल के लिए आपका 41 है, एक डब्बा बना के आप लिखें, और वॉल्यूम के लिए 37 है, और वॉल्यूम डाउन करने के लिए 43 है।
तो ये जो है ब्रॉडबैंड हाई गेन एम्पलीफायर करने के लिए यहाँ से ये देता है। रिमोट कंट्रोल अगर आप दबाएंगे तो ये इस तरह से मिलता है और ये इस तरह से सर्किट रहती है। ये ब्लॉक डायग्राम है आपका। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल है इसको आप कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हाथ से दबाते हैं तो मैकेनिकल हो जाता है, और दबाने से जब उसमें तरंग निकलती है, 3 तरह की आवृत्तियाँ निकलती हैं, 41, 37 और 43। तो ये अलग अलग होती हैं। पूछ लेता है कि 41 किसके लिए है, तो चैनल के लिए भैया, और 37 वॉल्यूम के लिए, और 43 वॉल्यूम डाउन करने के लिए है। तो ये निश्चित रूप से आपसे ब्लॉक डायग्राम पूछता है। इस ब्लॉक डायग्राम को आप ज़रूर बनाइए, पेज में मैंने दे भी दिया है आपको। और रिमोट कंट्रोल की सामान्य जानकारी है, देखिए इसी तरह से रिमोट कंट्रोल होता भी है, और इसका सामान्य जानकारी वही 34 से 54 फ्रीक्वेंसी की यांत्रिक और विद्युतीय तरंगे उत्पन्न करता है। इंफ्रावेव जो है इसका उपयोग टेलीविज़न रिसीवर के सभी प्रकार के फंक्शन को कंट्रोल करने में किया जाता है। ये सामान्य जानकारी है। और आइए IR कोड ट्रांसमीटर क्या है। ये हैंडसेट है जिसके द्वारा दूर रखा जो है ऑपरेट किया जाता है। एक ही कीबोर्ड द्वारा इसके ऑपरेट करते हैं। इस यंत्र के भी फंक्शन हैं। कीबोर्ड इसके अंदर होता है, डिकोडर होता है, मॉड्यूलेटर होता है, इंफ्रारेड ऑक्सीलेटर होता है। IR का मतलब इंफ्रारेड ऑक्सीलेटर, इंफ्रारेड IR ऑक्सीलेटर होता है, और LED रहता है, इंफ्रारेड LED भी रहता है। तो ये इसका सिद्धांत भी देख लीजिए। सर्वप्रथम कोड की इन्फॉर्मेशन जो है डिकोडर जो है सीरियल डाटा से प्राप्त किया मॉड्यूलेटर्स में पहुंचता है, और वहां से ऑक्सीलेटर उत्पन्न करके इंफ्रारेड सिग्नल मॉड्यूलेटर में भी आ जाता है। मॉड्यूलेटर से प्राप्त पल्स गेन जो आपकी सिग्नल हैं इंफ्रारेड वाली एम्पलीफायर में आ जाती हैं। एम्पलीफायर से जो है LED पे आ जाती हैं, और सिग्नल को इंफ्रारेड वेव के रूप में परिवर्तित करके प्रसारित कर देता है। यही इसका कार्य सिद्धांत भी है। तो अक्सर पूछ देता है रिमोट कंट्रोल की सामान्य जानकारी बता दीजिए, IF कोड ट्रांसमीटर का सिद्धांत बता दीजिए, और रिसीवर का इसका सिद्धांत भी अगर देखें तो इंफ्रारेड वेव जब जो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका भाग में लगे फोटो डायोड को पहुँचता है, तो ये फोटो डायोड जो है वेव्स को विद्युत सिग्नल से में परिवर्तित कर देता है। यह सिग्नल वाइड बैंड एम्पलीफायर में पहुंचता है, वहां एम्पलीफाइड होता है। एम्पलीफाइड का मतलब सिग्नल को बढ़ा देता है। इसके बाद डिजिटल डिकोडर में पहुंचता है, और उसके बाद आउटपुट सिग्नल एम्पलीफायर बॉक्स में वहां पहुंच के और विभिन्न फिल्टरों द्वारा अलग अलग उसको करके, और जैसा वॉल्यूम के लिए, कंट्रोल के लिए, इसके लिए। और इसमें जो खराबी होती है तो वो बैटरी ख़त्म हो जाने पर रिमोट कंट्रोल काम नहीं करता। कोई वस्तु उसके सामने आ जाती है तब भी काम नहीं करता, और इसमें बटन में खराबी आ जाती है तब भी नहीं काम करता, और अगर रिमोट बहुत दूरी है, रेंज से बाहर है, तो तब भी काम नहीं करता। तो इस तरह से इसके अंदर ऑन ऑफ पुश बटन ख़राब हो जाते हैं मैकेनिकल वाले, तब भी ये काम नहीं करता। तो रिमोट कंट्रोल की सामान्य जानकारी है। कुछ वीडियो हमने दिए भी हैं लोगों के, उसको भी आप देख सकते हैं, और ये थोड़ी सामान्य जानकारी है। बूस्टर क्या है आप जान ही रहे हैं। बूस्टर स्टेशन वहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ पहाड़ी क्षेत्र छाया रहती है, वहाँ पर प्रॉपर सिग्नल नहीं पकड़ पाता। हिमालय के किनारे वगैरह, मसूरी में भी एक बूस्टर स्टेशन है, और रिसीविंग और ट्रांसमिशन एंटीना के लिए पहाड़ी चोटी पर स्थित है। तो वहाँ पर दिल्ली टेलीविज़न स्टेशन के लिए अभिकरण करता है। ये उन्हें चैनल 10 निकटवर्तियों के लिए ये होता है। टेलीविज़न बूस्टर एक छोटा सिग्नल एम्पलीफायर, इसे अगर आप कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बूस्टर का मतलब सिग्नल एम्पलीफायर छोटा सा होता है, और इसके साथ ही हम बूस्टर की कार्य प्रणाली भी आप समझ लीजिए कि यही एम्पलीफायर है। एंटीना के साथ बूस्टर यूनिट का प्रयोग किया जाता है। केवल एक ही टेलीविज़न के साथ एक बूस्टर लगाया जाता है। इसके अंदर जो है 12 वोल्ट की DC इसको चलाने के लिए ज़रूरी होता है, और इसके 12 वोल्ट DC ही ये प्राप्त करती है। एंटीना से पहले लगाया जाता है, एंटीना के बाद में लगाया जाता है। और टेलीविज़न डिस्प्ले में बूस्टर का उपयोग वही है, चित्र और ध्वनि की तीव्रता को ठीक करता है, इसको एम्पलीफाइड कर देता है। अगर स्क्रीन पर कुछ धुंधला चित्र आ रहा है, आवाज़ ठीक नहीं हो रही है, तो इसको लगाने से यह जो है बूस्टर का काम, मतलब एक तरह से सिग्नल को आपके एम्पलीफाई कर देता है। बहुत आसान चैप्टर है छात्रों। इसके अंदर 10 नंबर का सवाल निश्चित पूछता है,
और अगर इसे आसानी से ले भी सकते हैं। और ये देखिए ये तार जो फीडर वायर, तो ये 2 तार इसमें लगे हैं, आप देखे भी होंगे, लगाते भी होंगे। तो इसी को हम फीडर वायर करते हैं, जिसके द्वारा देखिए एंटीना से लगाया गया है। आप चित्र भी बना सकते हैं, तो इस पर कुछ नंबर आपको मिलेगा। चित्र बना दिया, बूस्टर लगा दिया, टेलीविज़न सेट लगा दिया। कहीं कहीं इस तरह से भी यागी एंटीना है आपका ये, और इसमें भी यहाँ से एंटीना के साथ भी जोड़ दिया जाता है और इनपुट में बूस्टर लगाया जा सकता है। तो सब यूनिट, बूस्टर का एक सब यूनिट भी होता है, तो वो छोटा बूस्टर इस सिग्नल को बढ़ाएगा और इसको और ज़्यादा बढ़ा देगा, तो आउटपुट सिग्नल में आपको टीवी का एकदम साफ साफ चित्र दिखाई देगा। अब एक आता है केबल टेलीविज़न। केबल टेलीविज़न का विस्तार 1984 में हुआ था। उस समय आपका VCR वगैरह भी चलता था, तो 1984 में इसका लगभग आविष्कार माना जाए। और स्टार टेलीविज़न का प्रसारण जब हुआ था 1988 में शुरू हुआ था। तो आविष्कार तो यहाँ हुआ था भारत में लगभग यहाँ 84 में, लेकिन जो प्रसारण हुआ था वो 88 में हुआ था। तो अगर आपसे पूछता भी है तो 88 लिखिएगा। और आजकल मास्टर टेलीविज़न MATV, तो मास्टर एंटीना टेलीविज़न इसे कहते हैं। और कम्युनिटी टेलीविज़न एंटीना टेलीविज़न, तो CA से कम्युनिटी हो जाता है, और C कम्युनिटी, A एंटीना, T टेलीविज़न आपका अक्सर फुल फॉर्म पूछ देता है। तो इसका प्रयोग विशेषकर होटल, स्कूल में और सामुदायिक केंद्र पर होता है, जहाँ पर एक कम्युनिटी रह रही है उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाती है। केबल टीवी आप देखे ही होंगे आजकल, DTH आप ऊपर से छत पे लगाए हैं, तो ये केबल पद्धति है और लोग इस बिजनेस भी किए हुए हैं, अलग अलग घरों में तार लगा के देते हैं। तो टेलीविज़न रिसीवर से अच्छी सुगहरता इससे प्राप्त होती है हमें। और मास्टर टेलीविज़न एंटीना से ये भी एक पद्धति है जिसमें ऊंची छत ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है ताकि सिग्नल हमें प्रॉपर प्राप्त हो सके। और इसमें अधिकतर एंटीना जो है आपके 300 ओम प्रतिबाधा के होते हैं, तो इन्हें आप याद रखिए। ये छोटे छोटे सवाल हैं और बड़े इम्पॉर्टेंट भी हैं। कम्युनिटी CATV को अगर आप पूछ लें तो भारत में पहले प्रारंभ में इस पद्धति में ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जहाँ घाटी उटी थी वहाँ पर यह काम आता था। लेकिन आजकल तो चूँकि भवन बीच में अब आ गए हैं शहर में, तो भवन जो है सिग्नल को छीण कर देते हैं, तो वहाँ पे भी अब धीरे धीरे आप छत पे आप देखे होंगे DTH लगा रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में एक सभी चैनल को पकड़ाने के लिए ये कम्युनिटी एंटीना टेलीविज़न लगाया जाता है। और इसका भी आप आराम से इस पर भी 4 लाइन 10 लाइन आप 15 लाइन जो भी आप पूछा है, छोटे छोटे ही हैं, 5 लाइन 10 लाइन लिखना है आपको। और केबल टेलीविज़न में लगने वाले पुर्जे क्या हैं ये पूछ सकता है, तो बुलेट एम्पलीफायर एक होता है, ये 12 वोल्ट DC पे काम करता है। और उसके बाद पावर डिवाइडर आपका होता है, PDA जिसको बोल दीजिए आप, तो पावर डिवाइडर जो है ये भी काम आता है। और पावर डिवाइडर के गुण भी हैं, जो पानी को रोकने की क्षमता वाला धातु है, हाई इंसुलेटेड रहता है, लगाने में आसान रहता है। तो केबल टेलीविज़न में लगने वाले पुर्जे यही मुख्य रूप से हैं। और एक और लगता है केबल टीवी में, जो आप देखे होंगे तार दौड़ाते हैं लोग, तो कंबाइनर लगता है, ये उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। और इसमें बहुत लोग तो छेद करके उसमें पहले लगाते थे तीली वगैरह, वो आलपिन वगैरह, इसलिए RF मॉड्यूलेटर का आउटपुट कंबाइंड जो है ये होना चाहिए। यह यंत्र कार्य करता है, उसको कंबाइनर कहते हैं। तो कंबाइनर का मुख्य रूप से ये 4 आउटपुट देता है और एक चैनल से दूसरे चैनल को ले जाने में इन पर लॉस के इंटरफेरेंस लॉस भी नहीं होता है आपका, तो इसका उपयोग करते हैं। और एक कोएक्सियल केबल, देखिए कोएक्सियल केबल ये इस तरह से रहती है, इसके ऊपर इंसुलेशन रहता है, फिर तांबे का कॉपर का जो है इस पर एक चढ़ा रहता है खोल, उसके बाद इंसुलेशन रहता है, उसके बाद कॉपर वायर का जो है तार रहता है। तो इसी में आप इंसुलेशन है, इंसुलेशन के बाद कॉपर मेश बोलते हैं, मेश का मतलब जाली, और इंसुलेशन फिर इसके ऊपर लगता है, और फिर उसके बाद जाके आपका कॉपर वायर लगता है। आते हैं अभ्यास वाले, ये अक्सर पूछ देता है कोएक्सियल केबल क्या है। ये केबल टेलीविज़न के ही आपका उपयोग है, उसमें
RF मॉड्यूलेटर इस तरह से भी देखिए लगा रहता है। आप घरों में देखे होंगे केबल टीवी लगाते वक्त प्लग में, तो RF मॉड्यूलेटर भी रहता है। तो ये अब पूछता है तो आप ज़रूर बताइए इसको कि ये कितना कितना रहता है। रिमोट कंट्रोलर रिसीवर का एक भाग है RF वेव का। किसका भाग है? IR का, इंफ्रारेड का वेव का ये भाग है। बूस्टर का प्रयोग कब करते हैं? जब सिग्नल में कमज़ोर सिग्नल प्राप्त हो रहा हो। भारत में केबल टेलीविज़न, देखिए मैंने कहा था कि 1984 में इसका शुरुआत हुई और 88 में जाके प्रसारण हुआ। केबल टेलीविज़न का जो है प्रसारण 88 में हुआ, लेकिन जब स्टार्टिंग जो आपका है पूछा जाएगा तो 84 लिखिए। रिमोट कंट्रोल दूर रखने को नियंत्रित किया जाता है, दूर रख के। टेलीविज़न बूस्टर कार्यप्रणाली क्या है? एम्पलीफायर करता है और क्या करेगा। IR जो है वेव रिसीवर प्राप्त करने के लिए इंफ्रारेड सेंसर का प्रयोग किया जाता है। एकदम सही बात है, ये 1 नंबर में भी पूछ सकता है। टेलीविज़न को कोएक्सियल केबल, कौन सा केबल यूज करते हैं? वो वाला नहीं, एंटीना वाला नहीं, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। अब इसमें सवाल क्या है? रिमोट कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? और रिमोट कंट्रोल में IR मतलब इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से चीज़ें लगाई जाती हैं, किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। टेलीविज़न में रिमोट कंट्रोल का काम क्या है? वही वॉल्यूम को अप डाउन करना दूर बैठ के, इस तरह से। और कम्युनिटी एंटीना टेलीविज़न पद्धति क्या है? पहाड़ियों पे जहाँ पर आजकल तो जहाँ भवन रहते हैं तो ऊंचे ऊंचे भवन है तो रोक लेते हैं सिग्नल को, तो वहाँ पर केबल टेलीविज़न में लगने वाले पुर्जे का नाम बता दीजिए। कंबाइनर किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको कंबाइनर बताया कि ये सिंगल केबल द्वारा उपभोक्ता से पहुंचाया जाता है। ये RF मॉड्यूलेटर का आउटपुट जो है होना चाहिए, यह इंतजार करता है, उसको कंबाइनर कहते हैं। टेलीविज़न में बूस्टर का क्या कार्य है? बड़े आसानी से समझा सकते हैं आप। और बूस्टर के प्रकार बताइए और टेलीविज़न में बूस्टर का उपयोग समझाइए। घूम फिर के वही सवाल है आपका, टेलीविज़न में बूस्टर का प्रयोग कब किया जाता है? वही काम है आपका जब सिग्नल कमज़ोर हो। और अगर आप विस्तार में करें तो रिमोट कंट्रोल का एक ठो ब्लॉक डायग्राम बना के उसका वर्णन कर दीजिए। रिमोट कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, इसका कार्य सिद्धांत बता दीजिए। और टेलीविज़न बूस्टर क्या है, इसकी कार्यप्रणाली बताते वही चित्र मैंने जो आपको बताया उसे आप बता सकते हैं। तो ये भी आपका चैप्टर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है कक्षा 12 वाली किताब से। अब इसके अंदर 1-2 चैप्टर और बचे हैं, उसको भी हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे। पुराने वीडियोज़ में भी आप थोड़ा सा देखते रहिए उसको भी, तो सुनते सुनते आपको एक आइडिया हो जाएगा और आप थोड़ा पेज भी पढ़ लेंगे तो भी आइडिया हो जाएगा। एग्ज़ाम तो होना ही होना है, चाहे 20 मई के बाद हो। देखिए अभी 10 मई के बाद से ये पीक आएगा कोरोना का, तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए। 10 मई से आप अपने आप को बचाइए। हो सकता है एग्ज़ाम जाके जून में हो, कोई बात नहीं, लेकिन होगा ज़रूर, ये निश्चित मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो सुनने के लिए। वीडियो को सुनिए, देखिए यूट्यूब चैनल आपको बहुत ज्ञान अच्छे देता है, तो अच्छी बातों को ग्रहण करिए और फालतू की चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, वरना यही आपका चैनल आपके दिमाग को ख़राब भी कर सकता है। मेनी थैंक्स छात्रों।